Hello friends, welcome back to our channel UPSC Decode where we decode polity through conceptual clarity. लास्ट वीडियो में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है उसको काफी डिटेल वे में कवर किया। पहले हमने इसके बैकग्राउंड पे चर्चा की, फिर इसके मेन मेन प्रोविजंस देखे, फिर इसका सिग्निफिकेंस कवर किया, फिर इसकी लिमिटेशन पे चर्चा की और फाइनली हमने बुलेट पॉइंट के थ्रू इस पूरे एक्ट को कवर किया। आज हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 को काफी डिटेल में कवर करेंगे। देखो, जब आप बुक पढ़ोगे तो उसमें इस एक्ट को स्टार्ट करने से पहले दो पॉइंट और दिए हुए हैं। एक साइमन कमीशन है और दूसरा कम्युनल अवार्ड है, और कम्युनल अवार्ड के साथ साथ ही पूना पैक्ट के बारे में चर्चा की गई है। अब ये जो टॉपिक है, साइमन कमीशन, कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट, ये सब मॉडर्न इंडिया के टॉपिक हैं। अगर इस पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो वीडियो लेक्चर कम से कम 3 से 4 घंटे का हो जाएगा, अगर इसमें जीओआई 1935 पे भी चर्चा करते हैं तब। तो ये सब सेपरेट टॉपिक हैं। इसमें साइमन कमीशन आ जाएगा, कम्युनल अवार्ड आएगा, नेहरू रिपोर्ट आ जाएगा, 3 जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे जिसे गोलमेज सम्मेलन बोला जाता है वो आ जाएगा, फिर व्हाइट पेपर आ जाएगा। और ये जितने भी टॉपिक मैंने अभी बोले ये सब मॉडर्न इंडिया के टॉपिक है, लेकिन ये सब बैकग्राउंड में आते हैं, जीओआई 1935 के बैकग्राउंड में आते हैं। इन सभी का समरी के कारण, इन सभी पे एनालिसिस करके जीओआई 1935 को लाया जाता है। तो एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं ताकि जब आप बुक रीडिंग करो तब उस समय आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखो, जीओआई 1919 के तहत एक बात की गई थी कि अगले 10 साल के बाद, यानी ऑलमोस्ट 1929 के अराउंड, एक कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, एक स्टैट्यूटोरी कमीशन गठित की जाएगी जिसका काम यह होगा कि जीओआई 1919 जो लाया गया है तो अगले 10 साल में उस पर क्या डेवलपमेंट हुई है। जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश की गई थी, वैसे वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी, तो उस पर क्या प्रोग्रेस हुआ है। तो इन सभी चीजों पे चर्चा करने के लिए, एक समीक्षा करने के लिए यह बात की गई थी कि अगले 10 साल बाद एक कमीशन का गठन किया जाएगा, यानी ऑलमोस्ट 1929 के अराउंड कमीशन का गठन होना था। लेकिन फिर जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो कमीशन एस्टैब्लिश किया गया समीक्षा करने के लिए वो 1927 में एस्टैब्लिश कर दिया गया। कमीशन का गठन करना था 1929 में, लेकिन वो हो गया 1927 में, क्योंकि ब्रिटेन में 1929 में चुनाव होने थे। साथ ही साथ इंडियंस के द्वारा यह डिमांड की जाने लगी कि इस एक्ट की समीक्षा की जाए, और साथ ही साथ इंडियन नेशनलिज्म जो है वो धीरे धीरे अब अपने पीक पे पहुंच रहा था। तो इस कारण से ब्रिटिशर्स ने 8 ऑफ नवंबर 1927 को एक कमीशन का गठन किया जिसका हेड था साइमन, जॉन साइमन। इस कारण से इसको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। अब ब्रिटेन में उस समय 3 पार्टियां थी, लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। इन तीनों से मिलाकर टोटल 7 मेंबर को इस कमीशन में रखा गया जिसका हेड था जॉन साइमन। ठीक है। अब जो जॉन साइमन था ये अपने कमीशन के साथ भारत आता है। अब उस समय वायसराय था कौन? इरविन। इरविन जब वायसराय था तो इरविन ने यह एक लिखित सुझाव ब्रिटेन में दिया था कि इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया जाए, और इस कारण से इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, जिस कारण से इसे व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अ कमीशन बेस्ड ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी इसे बोला जाता है, यानी प्रजातीय विभेद पर आधारित कमीशन इसे बोला जाता है, श्वेत कमीशन इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। ठीक है। अब कमीशन भारत आता है, इस कमीशन का पुरजोर विरोध किया गया। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन वापस जाओ, इस नारे से इन लोगों का पुरजोर विरोध किया गया। लेकिन फिर भी साइमन कमीशन ने 2 बार भारत का पूरा दौरा किया और 1930 में जाकर इसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इस रिपोर्ट में इसने यह बोला कि जो डायरकी इंट्रोड्यूस की गई है प्रोविंसेस में, यानी जो रिजर्व सब्जेक्ट और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे उसको एबॉलिश कर दिया जाए, यानी कि डायरकी को खत्म कर दिया जाए। जो प्रोविंसेस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने की बात की गई थी उसको एक्सटेंड किया जाए, यानी उसमें विस्तार किया जाए। साथ ही साथ ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट को मिलाकर एक फेडरेशन का गठन किया जाए, और जो कॉमनल इलेक्टोरेट था, यानी सिख के लिए, मुस्लिम के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, इंडियन क्रिश्चियन के लिए, यूरोपियंस के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया था उसको कंटिन्यू रखा जाए। अब साइमन कमीशन के इस रिपोर्ट पर
इस सुझाव पर चर्चा करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा गया, 1930, 1931 और 1932। फिर इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर जो चर्चा की गई उस पे एक पेपर तैयार किया गया जिसे व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म बोला जाता है। इसके बाद आता है एक और कॉन्सेप्ट जिसे कॉमनल अवार्ड बोलते हैं। अब देखो, ये जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट है, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पे चर्चा होने के बाद जो रिपोर्ट तैयार हो रही है, जो व्हाइट कमीशन है, जो व्हाइट पेपर है, इन सभी का जो प्रोविजंस है, जो सुझाव है, उसको जीओआई 1935 में शामिल किया जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर एक और पॉइंट आता है यहाँ पे कॉमनल अवार्ड से रिलेटेड। 1932 में ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को एक अनाउंसमेंट किया जिसके तहत उसमें यह बात की गई कि जो डिप्रेस्ड क्लास हैं, सिंपल लैंग्वेज में आप समझो शेड्यूल कास्ट, तो जो डिप्रेस्ड क्लास हैं उनको भी अब कॉमनल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, उनको भी अब सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया जाएगा। यानी ये अपना डिवाइड एंड रूल का गेम खेल रहे थे। ठीक है, अब जो उस समय मुस्लिम को मिला था, सिख्स को मिला था, इंडियन क्रिश्चियन को मिला था, एंग्लो इंडियन को मिला था और जो यूरोपियंस थे उनको मिला था पहले से ही जीओआई 1919 के तहत। लेकिन इस कॉमनल अवार्ड के तहत यह बात की गई कि अब ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है इसमें एक्सटेंशन किया जाएगा और डिप्रेस क्लास को भी यह सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया जाएगा। अब उस समय महात्मा गांधी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट लीडर हो गए थे। महात्मा गांधी उस समय पुणे की येरवदा जेल में बंद थे। जेल में ही उन्होंने आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया कि डिप्रेस्ड क्लास को क्यों सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया जा रहा है, क्यों डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम अपने पीक पे पहुंचाना चाहते थे ब्रिटिशर्स। तो इस कारण से उन्होंने आमरण अनशन जेल में ही स्टार्ट कर दिया, येरवदा जेल में, जो कि पुणे में लोकेटेड है। ठीक है, फिर अब देखो, महात्मा गांधी तो उस समय बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट लीडर थे, तो इस कारण से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि डिप्रेस्ड क्लास के लीडर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता होता है, एक पैक्ट होता है विच केम टू बी नोन एज पूना पैक्ट। इस पूना पैक्ट में यह फाइनल कंक्लूजन निकला कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ये डिप्रेस्ड क्लास के लिए नहीं दिया जाएगा। ठीक, और लेकिन जो हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट है उसमें डिप्रेस्ड क्लास के लिए सीट्स जो है वो रिजर्व कर दी जाएंगी। यानी जैसे मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है ये मैंने वीडियो में काफी अच्छे से समझा रखा है पहले ही। तो मुस्लिम को, सिख्स को जो सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया था उस तरीके से डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, बल्कि जो हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट है उसी में डिप्रेस्ड क्लास के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए सीट्स जो है वो रिजर्व कर दी जाएंगी। ठीक है, तो इन सभी बैकग्राउंड के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 को लाया जाता है। देखो, ये सारी चीजें मैंने काफी ब्रीफ में आपको बताई हैं, लगभग 5 से 6 मिनट में मैंने ये कवर कर दिया है, लेकिन ये सब टॉपिक है कम से कम 2 से 3 घंटा मिनिमम इस पे 2 से 3 घंटा लगेगा। और ये सारी चीजें मैं डिटेल में प्रोवाइड करा दूंगा जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री कवर करूंगा बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अभी लेकिन बस आप इतना जानो शॉर्ट में कि साइमन कमीशन हुआ। ठीक है, बैकग्राउंड में आएगा आपको साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के बाद आएगा आपको नेहरू रिपोर्ट, फिर आरटीसी आएगा, दैट इज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कॉमनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट, फिर व्हाइट पेपर। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, हम लोग मॉडर्न इंडिया नहीं पढ़ रहे हैं। इस कारण से इन सभी चीजों पर मैं डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहा क्योंकि फिर वीडियो लेक्चर बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब मेन फोकस हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना, दैट इज मेन प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। सबसे पहला प्रोविजन ये लाया गया कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन को एस्टैब्लिश करने की बात की गई, अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने पे बात की गई। यानी पहला प्रोविजन आया कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन को एस्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, अब यह जो ऑल इंडिया फेडरेशन होगा इसमें ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट एक यूनिट के तौर पे इस पे शामिल होंगे। ठीक है, अब ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस का सिंपल मतलब आप समझ जाओ कि ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिशर्स ने भारत में जो जो क्षेत्र जीते थे उसको ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था। जो पहले से राज रजवाड़े हमारे देश में स्थित थे उनको प्रिंसली स्टेट बोला जाता था। तो इन दोनों को मिलाकर एक ऑल इंडिया फेडरेशन को एस्टैब्लिश करने की बात की गई। लेकिन ऑल इंडिया फेडरेशन जो एस्टैब्लिश करने की बात की गई थी ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं हुआ, ये कभी मटेरियलाइज ही नहीं हुआ,
क्यों? क्योंकि प्रिंसली स्टेट के पास यह अधिकार था कि वॉलंटरी सिस्टम था यहाँ पे, यानी उनके डिस्क्रेशन पे यह बेस्ड था कि प्रिंसली स्टेट चाहे तो इसे ज्वाइन करे, चाहे तो इसे ज्वाइन नहीं करे, और प्रिंसली स्टेट ने इसको कभी ज्वाइन ही नहीं किया। तो इस कारण से ऑल इंडिया फेडरेशन कभी एग्जिस्ट ही नहीं हुआ, कभी मटेरियलाइज ही नहीं हुआ। तो सबसे पहला प्रोविजन जीओआई 1935 का क्या है? तो ऑल इंडिया फेडरेशन का एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन यह कभी हुआ ही नहीं। उसके बाद आता है डिवीजन ऑफ पावर। अब देखो, प्रेजेंट डे में अगर आप इसको देखते हो तो प्रेजेंट डे में आप देखोगे कि एक सेंट्रल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, फिर एक कंकरेंट लिस्ट है। सेंट्रल लिस्ट है, इस पे पूरा, इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पे पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जो स्टेट लिस्ट है इस पे कंट्रोल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। जो कंकरेंट लिस्ट है इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का कंट्रोल है। वैसे फाइनल से जो होगा, फाइनल डिसीजन, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा। तो ठीक इसी तौर पे आप इस सेकंड प्रोविजन को समझ सकते हो कि डिवीजन ऑफ पावर किया गया। जो लेजिस्लेटिव पावर थे उस लेजिस्लेटिव पावर को सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे उसको डिवाइड कर दिया गया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और 3 लिस्ट तैयार किए गए। इसको बोला गया फेडरल लिस्ट, सेंट्रल लेवल पे था, प्रोविंशियल लिस्ट प्रोविंस लेवल पे था, और कंकरेंट लिस्ट, इसमें फिर सेंटर और प्रोविंस दोनों का इसमें हिस्सेदारी था, दोनों का इसमें पावर था। अब जो फेडरल लिस्ट था ना, जो कि सेंट्रल लेवल पे था, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो है डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर, करेंसी, रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ। ठीक है। जो प्रोविंशियल लेवल पे था उसमें आ जाएगा आपको पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, लैंड रेवेन्यू। जो फेडरल लिस्ट था इसमें 59 मेंबर्स थे। ठीक है। जो प्रोविंशियल लिस्ट था इसमें 54 मेंबर्स थे। सॉरी, जो फेडरल लिस्ट था इसमें 59 आइटम्स थे, जो प्रोविंशियल लिस्ट था इसमें 54 आइटम थे, और जो कंकरेंट लिस्ट था इसमें 36 आइटम थे। कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या आएगा? जैसे क्रिमिनल लॉ हो गया, सिविल प्रोसीजर हो गया, मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो गया। तो ये सारी चीजें जो है इसमें आएंगी। तो अब हमने देखा कि 3 लिस्ट तैयार किया गया लेजिस्लेटिव पावर से रिलेटेड। फेडरल लिस्ट जिसमें 59 आइटम थे, प्रोविंशियल लिस्ट जिसमें 54 आइटम थे, और कंकरेंट लिस्ट जिसमें 36 आइटम थे। अब देखो, सारा तो आइटम्स का जो सब्जेक्ट थे इंपॉर्टेंट उनका तो डिवीजन हो गया। अब जो बचे खुचे सब्जेक्ट थे, जो बचा हुआ पावर था जिसे रेसिडुअरी पावर बोलते हैं, वो वायसराय के हाथों में दे दिया गया। ठीक है। तो यानी पहला प्रोविजन हुआ कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट शामिल होंगे यूनिट के तौर पे। और उसके बाद दूसरा प्रोविजन यह किया गया कि जो सब्जेक्ट थे, जो पावर था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। 3 सब्जेक्ट बनाए गए, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और जो रेसिडुअरी पावर था उसको वायसराय के हाथों में सौंप दिया गया। अब जो अगला इंपॉर्टेंट प्रोविजन आता है वह है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। देखो, जो 1919 में जो डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंसेस में, अब उसको एबॉलिश कर दिया जाता है, अब उसको खत्म कर दिया जाता है। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे और जो रिजर्व सब्जेक्ट था उसको अब एबॉलिश कर दिया जाता है। और साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन होता है प्रोविंशियल लेवल पे। अब जीओआई 1919 जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने यह देखा था कि हाँ, उस समय भी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन वह जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। क्योंकि रिजर्व सब्जेक्ट जब हमने देखा तो रिजर्व सब्जेक्ट में हमने यह ऑब्जर्व किया था कि जो ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव है वो रिजर्व सब्जेक्ट को कंट्रोल करेगा, उसको एडमिनिस्टर करेगा, और जो एग्जीक्यूटिव है वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो जब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के प्रति रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होगा, फिर तो वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो ही नहीं पाएगा। तो इस कारण से मेनली फुल्ली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंशियल लेवल पे जीओआई 1935 के तहत इंट्रोड्यूस किया जाता है। जो प्रोविंसेस थे उनको लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी प्रोवाइड किया गया। जो प्रोविंशियल लिस्ट तैयार किया गया था, ये सेकंड प्रोविजन में हमने देखा था कि प्रोविंशियल लिस्ट जो तैयार किया गया था उस पे फुल कंट्रोल अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मिल गया। और जो प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव होगी वो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के प्रति उत्तरदायी होगी, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी। यानी पहला क्या हुआ, ऑल इंडिया फेडरेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा।
दूसरा क्या हुआ, लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 3 लिस्ट तैयार किया जाएगा, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। जो रेसिड्यूअरी पावर होंगे वो वायसराय के साथ चले जाएंगे, वायसराय के हाथों में सौंप दिए जाएंगे। फिर जो तीसरा हुआ कि एबोलिशन ऑफ डायरकी एट द प्रोविंसेस या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, ठीक है। उसके बाद अब देखो, प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन उसको अब सेंट्रल लेवल पे ला दिया जाएगा, इस प्रोविजन में चर्चा की गई है, ठीक है। यानी चौथा पॉइंट हो गया कि डायरकी एट द सेंटर, यानी सेंट्रल लेवल पे अब जो सब्जेक्ट है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट, ठीक। अब अगला जो प्रोविजन है वो है बाइकैमरलिज्म इन प्रोविंसेस। बाइकैमरलिज्म का क्या मतलब होता है, ये लास्ट वीडियो मैंने समझाया है। हिंदी में इसको द्विसदनात्मक व्यवस्था बोलते हैं, एक अपर हाउस होगा और एक लोअर हाउस होगा। तो उस समय देखो टोटल 11 प्रोविंसेस थे, ठीक है। इस 11 प्रोविंस में से 6 प्रोविंस में बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी और एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ठीक है। और ये जो 6 प्रोविंस थे ये थे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, ठीक है। बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, फिर यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार और असम। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा इसको अपर हाउस बोलेंगे और जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगा इसको लोअर हाउस बोलेंगे। अब देखो फिर से कनेक्ट करना है, 1919 में हमने देखा कि सेंट्रल लेवल पे बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अब यहां पे क्या किया जा रहा है, अब यहां 1935 के तहत प्रोविंसेस में 11 में से 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। यानी कि अब रिवीजन करते हैं हम लोग, तो ऑल इंडिया फेडरेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा, लेजिस्लेटिव पावर का डिवीजन किया जाएगा, फिर जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस की जाएगी, सेंट्रल लेवल पे डायरकी लाया जाएगा, बाइकैमरलिज्म 11 में प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब देखो, अब अगला मेन प्रोविजन आता है फ्रेंचाइज एक्सटेंडेड, यानी जीओआई 1919 के तहत जो फ्रेंचाइज दिया गया था, जो वोट करने का अधिकार दिया गया, वो 5% पास था। पॉपुलेशन थी 318.9 मिलियन, दैट इज 319 मिलियन। अब उसका 1.5% लोगों को ही वोटिंग का राइट था। यह लिमिटेड राइट था, लिमिटेड फ्रेंचाइज था, एजुकेशन के बेसिस पे, टैक्सेशन के बेसिस पे, प्रॉपर्टी के बेसिस पे यह राइट लोगों को दिया गया था। अब इसको एक्सटेंड किया जाएगा और पूरे पॉपुलेशन की लगभग 10 से 14% जो आबादी थी उनको वोट करने का अधिकार मिल जाएगा। वैसे मेनली देखो तो 14% है, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो ये 10 से 14% है। तो अगर सवाल पूछता है तो 10 से 14%, अगर एक शब्द दिया हुआ है तो सिंपल 14% पे क्लिक करना है, ठीक है। तो फ्रेंचाइज को एक्सटेंड कर दिया गया। अब 1858 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का क्रिएशन हुआ था, जो जिसका लोकेशन जो होगा वो ब्रिटेन में होगा। यह ब्रिटिश कैबिनेट का एक मिनिस्टर होगा और यह इंडियन अफेयर्स को देखेगा, उसको रेगुलेट करेगा, उसको मैनेज करेगा, ठीक है। तो जो काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया था 1858 में, जिसमें 15 मेंबर्स थे, उसको अब एबॉलिश कर दिया जाएगा और इनको सिंपल एडवाइजर बोला जाएगा। उस समय इसमें 15 मेंबर्स थे, लेकिन अब इसमें 6 मेंबर ही होंगे। तो फ्रेंचाइज को एक्सटेंड किया गया, काउंसिल ऑफ इंडिया को एबॉलिश कर दिया गया, जिसका गठन जो है 1858 में हुआ था। अब देखो, जो कॉमनल अवार्ड के तहत यह बोला गया था कि डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन फिर पूना पैक्ट के तहत इसको खत्म किया गया और बोला गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, बस रिजर्व सीट चाहिए डिप्रेस्ड क्लास को। तो अब रिजर्व सीट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ वुमेन और लेबर को स्पेशल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया जाएगा। फिर अगला आता है कि आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट किया गया, फिर पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होना चाहिए आपके माइंड में कि पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन तो 1919 के तहत बात की गई थी कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाएगा। फिर 1923 में डी कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, फिर 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी सीपीएससी का गठन हुआ। तो फिर यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन, किस पब्लिक सर्विस कमीशन को गठन करने की बात की जा रही है। तो अब देखो, जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन था ना, इसको रीनेम किया गया और 1937 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश होता है। साथ ही साथ
प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन गठन होता है और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन गठन होता है। दो प्रोविंस या फिर दो या दो से ज्यादा प्रोविंस को मिलाकर एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन होगा। फिर प्रोविंशियल लेवल पे जैसे आज के डेट में कैसे है, यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर स्टेट पीसीएस होता है, तो उसी प्रकार प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, इसका गठन किया जाता है। साथ ही साथ फेडरल कोर्ट का भी एस्टैब्लिशमेंट होता है। फेडरल कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद रखना 1937, ठीक है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी 1937 से स्टार्ट होगी और 1939 तक चलेगी। क्यों? क्योंकि 1939 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब जो फेडरल कोर्ट है इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है 1937 में। इसका जो बेसिस है वह है जीओआई 1935। पर्पस क्या था इसका कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में जो प्रोविजंस हैं उस प्रोविजन को इंटरप्रेट करना, उसका एक्सप्लेनेशन देना, लोगों को समझाना कि आखिरकार ये है क्या, इस प्रोविजन का मतलब क्या है। साथ ही साथ जो फेडरल यूनिट थे, जो प्रोविंसेस थे, जो प्रिंसली स्टेट थे, इनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करना। वैसे ये फेडरेशन तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं हुआ, कभी मटेरियलाइज ही नहीं हुआ, लेकिन अगर होता तो उसके मैटर्स को, उसके प्रॉब्लम को यह रिजोल्व करता, उनके डिस्प्यूट को सॉल्व करता। जो प्रोविंसेस में हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुए थे, उन हाई कोर्ट से अगर अपील आती है तो वो अपील आएगी फेडरल कोर्ट में, और फेडरल कोर्ट की अपील कहां जाएगी तो प्रिवी काउंसिल में। तो एक फेडरल कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। साथ ही साथ अब देखो दो नए प्रोविंस को गठन किया जाएगा, सिंध का और उड़ीसा का। सिंध जो है यह बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सिंध को अलग किया जाएगा और 1936 में सिंध का एस्टैब्लिशमेंट होगा। साथ ही साथ उड़ीसा को बिहार से अलग किया जाएगा। 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग करके उड़ीसा का गठन किया जाएगा। अगला प्रोविजन आता है कि एक ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा। फिर फेडरल रेलवे अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। सेपरेशन ऑफ बर्मा, यानी बर्मा का सेपरेशन करने की बात की गई। देखो बर्मा का जो सेपरेशन है ना, साइमन कमीशन इसका रिकमेंडेशन किया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इसकी चर्चा की गई थी और जीओआई 1935 के तहत इसमें प्रोविजन लाया गया और फाइनली 1937 में बर्मा का सेपरेशन कर दिया गया, अप्रैल 1 1937। ठीक है, तो बैकग्राउंड पे हमने चर्चा की, फिर उसके बाद इसके मेन हमने प्रोविजंस देखे। अब इसका सिग्निफिकेंस हम लोग देखते हैं कि आखिरकार सिग्निफिकेंस क्या है इसका। तो जो जीओआई 1935 है इसको ब्लूप्रिंट फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। वैसे कहीं कहीं आप देखोगे तो नेहरू रिपोर्ट में भी लिखा रहता है कि नेहरू रिपोर्ट के बारे में बोला जाता है कि यह ब्लूप्रिंट था, लेकिन यहाँ पे देखते हैं ये ब्लूप्रिंट फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे इसने काम किया। 70 से 80% जो हमारा प्रोविजन है वो लगभग इस पे आधारित है। फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया। जो एग्जीक्यूटिव थी, एग्जीक्यूटिव को प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति रिस्पॉन्सिबल कर दिया गया। ठीक है, और उनको पूरा प्रोविंशियल जो काउंसिल थी उसके पास पूरा अधिकार था कि प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट है उस पर जैसे चाहे वो वैसे कानून बना सकती है, जैसे चाहे वैसे वो उसको इंप्लीमेंट कर देगी। और जो प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव था वो एग्जीक्यूटिव और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो गया। ऑल इंडिया फेडरेशन को एस्टैब्लिश करने की बात की गई थी। फ्रेंचाइज का एक्सपेंशन किया गया, अब यह 10 से 14% हो गया, पहले 1.5% था, अब यह 10 to 15% हो गया। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन करने की बात की गई। अब लिमिटेशन देखते हैं। देखो कितना भी सुधार करने की बात ये लोग करें, था तो ये कॉलोनियल डॉक्यूमेंट ही, तो इस कारण से एक लिमिटेशन में आ जाएगा कि यह एक कॉलोनियल डॉक्यूमेंट था। अब इतना सारा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दिया है कि अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में इंडियन शामिल होंगे, इंडियन के पास बहुत सारे अधिकार होंगे, एग्जीक्यूटिव जो होगी वो लेजिस्लेटिव के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी गवर्नर के पास वीटो पावर था। गवर्नर जब चाहे ओवरराइड कर दे सारे मैटर को। गवर्नर के पास अपना डिस्क्रिशनरी पावर था कि जैसे उसके विवेक में आए वो उस हिसाब से अपना डिसीजन ले सकता है और पूरे काउंसिल के डिसीजन को वो ओवरराइड कर सकता है। कॉमनल इलेक्टोरेट अभी भी कंटिन्यू रहा, डिवाइड एंड रूल का खेल ये लोग अभी भी खेल रहे थे हम लोगों के साथ। फ्रेंचाइज अभी भी लिमिटेड था। देखो एक्सटेंड तो किया गया, लेकिन आप एक बात बताओ कि 100 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़, एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि 100 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ लोगों में से बस आप 14 करोड़ लोगों को ही फ्रेंचाइज दो,
उनको ही वोट करने का अधिकार दो, तो ये अभी भी तो लिमिटेड ही होगा। तो लिमिटेड फ्रेंचाइज। जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात की गई थी ये रियल था ही नहीं। कोई मतलब एक होता है ना कि फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट होता है, तो ये रियल फेडरल स्ट्रक्चर था ही नहीं इसका। तो अब देखो, समरी के तौर पे, बुलेट पॉइंट के तौर पे अब हम लोग इस पे देखते हैं। सारा डिस्कशन जो भी बुलेट पॉइंट में लिखा है, ये सारा डिस्कशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। तो अब बुलेट पॉइंट के तौर पे इसको हम लोग देखते हैं। तो बैकग्राउंड क्या है? बेस्ड ऑन साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930 में जो आया था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे था, आरटीसी पे था, व्हाइट पेपर पे था, ठीक है। और एम था कि प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी प्रोवाइड किया जाए और ब्रिटिश और ऑल इंडिया फेडरेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया जाए, जिसमें ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट शामिल हो। अब प्रोविजन क्या है इसका? प्रोविजन आता है आपको कि सेंट्रल लेवल पे डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन ये कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाया गया, डायरकी को खत्म कर दिया गया प्रोविंसेस में, और इंडियन मिनिस्टर्स को फुल पावर दिया गया। थ्री फोल्ड डिवीजन ऑफ पावर, यानी फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। 6 प्रोविंसेस में, 11 में से 6 प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया। फेडरल कोर्ट 1937 में एस्टैब्लिश किया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन सेंट्रल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे एस्टैब्लिश किया गया, जिसमें एफपीएससी, सीपीएससी, सीपीएससी का ही नाम बदल के एफपीएससी किया गया था। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। फ्रेंचाइज को एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन 14% ही मैक्सिमम यह होगा। स्पेशल रिप्रेजेंटेशन वुमेन के लिए लाया गया, लेबर के लिए लाया गया, डिप्रेस क्लास के लिए सीट्स को रिजर्व किया गया, ठीक है। सिग्निफिकेंस देखते हैं तो रियल प्रोविंशियल सेल्फ गवर्नमेंट लाया गया। ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बना बाद में। इंडियन लीडर्स को प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस दिया इंडिपेंडेंस से पहले ही। लिमिटेशन क्या था? सेंट्रल लेवल पे नो फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी। फेडरेशन कभी एग्जिस्ट ही नहीं हुआ। जो डायरकी एट सेंटर थी ये अनवर्केबल थी और कभी अप्लाई ही नहीं हुई। ओवर सेंट्रलाइज्ड पावर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर, क्योंकि उनके पास वीटो पावर था। फ्रेंचाइज जो थी लिमिटेड थी। फंडामेंटल राइट के बारे में कोई गारंटी प्रोवाइड नहीं की गई थी, ठीक। जो कॉम्युनल इलेक्टोरेट था ये कंटिन्यूड रहा, डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम इनका रहा, और यह एक कॉलोनियल और इम्पोज डॉक्यूमेंट रहा। इंडियंस के द्वारा इसको ड्राफ्ट ही नहीं किया गया। तो इस पूरे एक्ट का हमने बैकग्राउंड देखा, लिमिटेशन देखा, प्रोविजंस देखा, सिग्निफिकेंस देखा, सब पे हमने डिटेल में चर्चा की। फिर बुलेट पॉइंट के थ्रू सारा चीज हमने कवर कर लिया। जब आप रिवीजन करोगे तो इस बुलेट पॉइंट के थ्रू ही आप लोग इसका रिवीजन करोगे। तो अभी तक हमने यह देखा पूरे वीडियो में, यह लगभग 7वां वीडियो है हम लोगों का। तो पहला वीडियो में हमने चर्चा की थी कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट होता है 1600 में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा चार्टर के थ्रू प्रोवाइड होता है। फिर यह ब्रिटिश इंडिया आती है 1608 में और एक नॉर्मल ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे काम करती है। फिर 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है। बैटल ऑफ प्लासी होने के बाद फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है और कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है और कंपनी जो है वो एक टेरिटोरियल पावर के रूप में इमर्ज होती है। फिर कंपनी जो है अपना रूल करना स्टार्ट करती है। 1773 से लेकर 1858 तक कंपनी रूल चलता है। उसी बीच 1857 में रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, विच इज नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। यह एक गेम चेंजर था। इसके बाद कंपनी को एबॉलिश कर दिया जाता है और जो ब्रिटिश क्राउन है वो डायरेक्ट रूल करने लगता है। अब जो भारत में ब्रिटिशर्स जो रूलिंग करेंगे वो ब्रिटिश क्राउन के नाम पे रूलिंग करेंगे। तो 1858 से 1947 तक ये लोग रूलिंग करते हैं। तो कंपनी रूल, क्राउन रूल, कंपनी रूल हो जाएगा 1773 से 1858 और क्राउन रूल हो जाएगा 1858 से 1947। तो इस बीच ये बहुत सारे एक्ट्स, बहुत सारे प्रोविजंस लेके आते हैं जिसका हमारे प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन पे एक इम्पैक्ट है। तो सबसे पहला जो कंपनी रूल के समय आता है वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, इसका जो प्रोविजन था, इसका प्रोविजन यह था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, इसका पोस्ट को डेजिग्नेट करके इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। और जो पहला बना वो था वॉरेन हेस्टिंग्स, 1774 में बना था। इसका हेल्प करने के लिए 4 मेंबर का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया, ठीक है। और उसके बाद जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के सबऑर्डिनेट कर दिया गया।
1774 में सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ कलकत्ता में। जो कंपनी के सर्वेंट थे उन पे बैन लगा दिया गया कि वो प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, वो इंडियन नेटिव से ब्राइब वगैरह नहीं लेंगे। फिर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसके ऊपर यह अकाउंटेबिलिटी लाई गई कि वो रेवेन्यू मैटर, सिविल मैटर और मिलिट्री मैटर पे ब्रिटिश पार्लियामेंट को जवाब देगा। अब इस एक्ट में बहुत सारे खामियां थी, उन खामियों को दूर करने के लिए जुडिकेचर एक्ट ऑफ 1781 विच इज आल्सो नोन एज अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 और एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781 इसको बोला जाता है, इसको लाया गया। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन डिफाइन किया गया, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की काउंसिल के बीच में हमेशा डिस्प्यूट होते रहता था। सुप्रीम कोर्ट का टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन भी डिवाइड किया गया, यानी कि कलकत्ता की इनहैबिटेंट्स पे लागू किया गया, और जो इंडियंस थे उनके पर्सनल लॉ को रिकॉग्नाइज किया गया, यानी हिंदू को हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा, मुस्लिम को मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा। जो रेवेन्यू मैटर था उसको सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर किया गया, ठीक है। फिर जो प्रोविंशियल कोर्ट था, बोला है कि प्रोविंशियल कोर्ट जो अपील करेगा वो सुप्रीम कोर्ट के पास ना जाकर बल्कि वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगा। फिर जो गवर्नर जनरल और उन इन काउंसिल जो था उसको अधिकार दिया गया कि प्रोविंशियल कोर्ट को कैसे मैनेज करना है, कैसे रेगुलेट करना है उसके अफेयर्स को, वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल देखेगा। फिर इसके बाद एक्ट ऑफ 1786 आता है। 1700 इसके बाद एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है, क्योंकि विलियम पिट जो था उस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था। इसके तहत एक नया बॉडी का एस्टैब्लिशमेंट किया गया जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोला जाता है। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इसको पॉलिटिकल फंक्शन प्रोवाइड किया गया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था जिसे कंपनी का गवर्निंग बॉडी बोलते थे, यह कंपनी का कमर्शियल फंक्शन देखेगा, यानी ड्यूअल कंट्रोल को एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसको यह एम्पावर किया गया कि वो जो सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट या फिर जो रेवेन्यू अफेयर्स हैं ब्रिटिशर्स के, उसको वो सुपरवाइज और डायरेक्ट करेगा। पहले देखो, सिविल मैटर, मिलिट्री मैटर, रेवेन्यू मैटर जो था, यह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो अकाउंटेबल था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को वो उस पर जवाब देगा, लेकिन अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल पूरा इसको सुपरवाइज और डायरेक्ट करेगा। इसका एक सिग्निफिकेंस आता है कि पहली बार जो ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में जो क्षेत्र जीते गए थे उनको ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया बोला जाने लगा, ठीक है। अब आता है एक्ट ऑफ 1786। जो एक्ट ऑफ 1786 है ना, ये एक स्पेशल पर्सन के लिए लाया गया, हुआ कॉर्नवालिस। जो कॉर्नवालिस था सॉरी, जो कॉर्नवालिस था 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना, लेकिन उसने शर्त रखी। उसने शर्त यह रखी कि गवर्नर जनरल को पावर दिया जाए कि वो काउंसिल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सके स्पेशल केसेस में। साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल है वो कमांडर इन चीफ भी हो जाएगा। तो ये कॉर्नवालिस जो था ये ऑटोमेटिक कमांडर इन चीफ बन गया, ठीक। अब देखो, इसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793, जो कि कंपनी के चार्टर को रिन्यू करने के लिए लाया गया था। अगले 20 साल के लिए इसको रिन्यू करने की बात की गई, ठीक है। और कंपनी का एक जो ट्रेडिंग राइट था वो अगले 20 साल के लिए फिर से एक्सटेंड हो जाता है। साथ ही साथ इसमें गवर्नर जनरल को और पावर दिया गया, और जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उनके ऊपर और ज्यादा सबऑर्डिनेशन लाया गया। ट्रेड मोनोपोली कंटिन्यू रही, सिंपल सी बात है। अब देखो, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर थे उनके बारे में यह बोला गया कि भारतीय खजाने से उनको पैसा दिया जाएगा, यानी इंडियंस उनका पेमेंट करेंगे। फिर इसके 20 साल खत्म होते अब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आता है, जिसके तहत मोनोपोली को खत्म किया जाता है, क्योंकि नेपोलियनिक वार उस समय यूरोप में हो रहे थे, जिसका इंपैक्ट ब्रिटेन में भी पड़ा। और ब्रिटेन के जो कंपनीज थे उन्होंने यह डिमांड की कि हमें भी इंडिया के साथ ट्रेडिंग राइट मिलना चाहिए, केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही नहीं। तो अब ट्रेड मोनोपोली को खत्म किया जाएगा, लेकिन चीन और चाय के साथ उनका व्यापार कंटिन्यू रहेगा। जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में आने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। जो एजुकेशन था, एजुकेशन पे यह बोला गया कि प्रति वर्ष 1 लाख रुपए ब्रिटिशर्स खर्चा करेंगे, लेकिन वो वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे, ठीक है। और लोकल गवर्नमेंट को ऑथोराइज किया गया कि वो पर्सन पे टैक्स लगा सकती है। अगर कोई पर्सन टैक्स नहीं देता है तो फिर वो उसके ऊपर जैसे चाहे वो उसे पनिश कर सकती है। फिर 1813 के बाद 20 साल बीत जाते हैं और 1833 आता है, और 1833 में क्या होता है कि फिर से 20 साल के लिए रिन्यू कर दिया जाएगा। और यह सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसके पोस्ट का नाम बदलकर अब इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया जाएगा। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो पहला बनता है विलियम बेंटिक, ठीक है। विलियम बेंटिक बनता है। सिविल पावर, मिलिट्री पावर, लेजिस्लेटिव पावर पूरा का पूरा इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथों में सौंप दिया जाता है। जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उनका लेजिस्लेटिव पावर भी छीन लिया जाता है। पहले 1773 में उनको सबऑर्डिनेट किया गया,
फिर 1793 में और ज्यादा सबऑर्डिनेशन लाया गया, फिर 1833 में उनका लेजिस्लेटिव पावर ही छीन लिया जाता है। ठीक है, अब जो कंपनी का जो मोनोपोली खत्म किया गया था, केवल चीन और चाय के साथ रखा गया था, अब उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कंपनी का जो कमर्शियल फंक्शन था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी जो थी वह बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पे काम कर रही थी। फिर इसमें यह बोला गया कि सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, भारतीयों के साथ हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, उनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन बाद में इसको रिपील कर दिया गया, ये कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। साथ ही साथ विधि सदस्य यानी लॉ मेंबर के तौर पे एक मेंबर को ऐड किया गया गवर्नर जनरल की, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें, लेकिन उसको परमानेंट नहीं किया गया, वो वोट नहीं कर सकता था, और जो लेजिस्लेशन से रिलेटेड मैटर थे केवल उसी समय वो मीटिंग में बैठेगा। फिर इसके बाद चार्टर एक्ट 1853 आता है, 20 साल के बाद कंपनी को रिन्यू करता है, लेकिन हमेशा की तरह यह 20 साल के लिए इसको रिन्यू नहीं करता है, यह रिन्यू करता है इसको एक अनलिमिटेड पीरियड के लिए, यानी कि पीरियड डिफाइन नहीं था। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर यह बात डिपेंड करती है कि वो कब तक कंपनी को एग्जिस्टेंस में रखना चाहती है, या ब्रिटिश पार्लियामेंट के डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर आ गया कंपनी का एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब देखो 1600 में कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट होता है, 1765 में कंपनी टेरिटोरियल पावर के रूप में इमर्ज होती है, यानी उसके पास अब वो रूलिंग करना स्टार्ट करती है। पहले से उसके पास मोनोपोली है। 1813 में उसके मोनोपोली को समाप्त किया जाता है, लेकिन चीन और चाय के साथ उसके मोनोपोली को अभी भी रखा जाता है। 1833 में पूरा मोनोपोली को समाप्त कर दिया जाता है, कंपनी जो है अब वो केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। और 1853 में उसके चार्टर को अगले 20 साल के लिए भी रिन्यू नहीं किया जाता है। अब कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो पार्लियामेंट के डिस्क्रिशनरी पावर के अंतर्गत आता है कि कब तक कंपनी एग्जिस्ट होगी, और फाइनली 1858 में कंपनी को एबॉलिश भी कर दिया जाता है। ठीक है, अब जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है, इसमें पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट किया गया, यानी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसका जो लेजिस्लेटिव फंक्शन था, एग्जीक्यूटिव फंक्शन था, उसको अब सेपरेट किया गया और एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई जिसे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते हैं। इसमें 6 मेंबर थे। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें भी 6 मेंबर थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर थे, और प्रोविंशियल अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी है इसमें भी 6 मेंबर, यानी टोटल 12 मेंबर। ये 12 मेंबर कैसे हुए हैं, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, और इसको मैंने काफी डिटेल में पहले ही क्लियर करा दिया है। ठीक है, तो अब सिविल सर्विसेज को भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। फिर एजुकेशन से रिलेटेड भी इसमें बात की जाती है, जिसके तहत चार्ल्स वुड डिस्पैच आता है, और इसके कुछ साल बाद 1857 में रिवोल्ट होता है। तो अब तक मैंने क्विक रिकैप करा दिया आपको 1773 से लेकर 1858 तक। अब अगले वीडियो में जब मैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 पे चर्चा करूंगा, फिर वहां पे एक क्विक रिवीजन करा दूंगा मैं क्राउन रूल का, जिसमें जीओआई 1858 से पूरा हम लोग 1935 या फिर 1947 तक का रिवीजन कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।